हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक साल में नहीं बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, बहुत बार उनका रिपीटेशन हुआ है। आइए दोस्तों, उनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं जिससे एग्जाम में जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर खोलने को मिलेगा तो आप वहां पर उन क्वेश्चंस को जरूर देख सकते हो, जरूर आपको उनके मिलने की संभावना 99% है। ये मैं आपके साथ वादा करता हूं। तो ऐसे ही क्वेश्चन का एक सीरीज में जैसे अपने बात करें कि एक क्वेश्चन है 2025 के अंदर, यानी इस पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया है। पूछा गया है कि एक अनंत रैखिक आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के काबिल है। इसके रैखिक आवेश घनत्व की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, आपसे कहा गया है कि एक रैखिक आवेश वितरण है और रैखिक आवेश वितरण धनावेशित है और ये कहा गया है कि इस आवेश से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहां से r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दूरी पर आपसे यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है और पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र कितना है। तो ये बताया गया है कि ऐसे आवेश वितरण के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना है प्यारे बच्चों, 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम, इतना विद्युत क्षेत्र उनको मिला है। आपसे उल्टा पूछ रहा है कि बताइए रैखिक आवेश घनत्व क्या है। प्यारे बच्चों बताइए, गाउस के नियम की एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है और इसमें हम विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला लेकर आते हैं। वो आता है 2k लेमडा अपॉन आर। हम क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, 2k लेमडा अपॉन आर, जहां पर क्या k क्या होता है बच्चों, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों लेमडा यहां पर क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व है। और आर क्या है, आर इस आवेश वितरण से दूरी, आवेश वितरण से दूरी। और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी पर, विद्युत क्षेत्र। आइए दोस्तों, इस फॉर्मूले को मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से हम रैखिक आवेश घनत्व लेमडा का मान निकालते हैं। ई की वैल्यू, हमें लेमडा चाहिए तो जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम हमेशा एलएचएस में रखते हैं। तो आइए उसी के लिए सिंप्लीफाइड एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं। लेमडा को तो ऐसे कैसे वहां रख लो, बाकी सारी चीजें इधर ले आओ। तो आपको पता है वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, आर को इधर ले जाएंगे, 2k को नीचे ले जाएंगे, यानी ई इंटू आर अपॉन 2k। देखो बच्चों, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5 गुणा 10 की घात 4। आर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर है। आपको मालूम है कैलकुलेशन के टाइम हम हमेशा एक सिंगल यूनिट सिस्टम में हम रखते हैं, तो सेंटीमीटर को किस में बदल देंगे, मीटर में, 10 की घात -2। 2 गुणा के का मान कितना है बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9। बताइए 4.5 कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 2 4 से कट गए, 10 की घात 9 है, ऊपर ले जाओ कितना हो जाएगा, 10 की घात -2 प्लस का 4, यानी प्लस का 2 यहां बचेगा, 2 यहां बचेगा और 2 इससे कट जाएगा तो ये 7 बचेगा, 7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -7। क्या है ये, रैखिक आवेश घनत्व है। मात्रक क्या हो जाएगा बेटे, कूलम पर मीटर। ये रहा इसका आंसर। ये बोर्ड एग्जाम में 1.5 नंबर का पिछले साल ही पूछा गया है। तो आप ये ना सोचे कि एग्जाम में ये रिपीट नहीं होगा, रिपीट होने की भी संभावना होती है। ये सेम नहीं होगा पर इसके जैसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 2008 और 2011 में पूछा गया है। बताइए गाउस के नियम के परिभाषित कीजिए। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, गाउस के नियम की हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस पहले देख ली और उनके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के लिए डेरिवेशन भी निकाल लिया है। तो जब जब भी एप्लीकेशन पूछी है तो वहां पर गाउस का नियम जरूर पूछा है।
तो आप ये नहीं सोचे कि केवल 2 साल में पूछा गया है, यहाँ एप्लीकेशन दूसरी है, इसलिए यहाँ पर भी इसके साथ पूछा गया। तो गाउस के नियम को तो आप अच्छे से याद कर ही ले, गणितीय सूत्र को भी अच्छे से याद कर ही ले, ये तो 100% आपको मिलने वाला है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। एप्लीकेशन आपको कोई दूसरी मिल सकती है। तो आइए ये एप्लीकेशन देखते हैं, ये क्या है। गाउस का नियम क्या है सबसे पहले, यानी गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस सर ने क्या कहा था कि जो भी आवेश है, जैसे भी वो वितरित है, ऐसे आवेश को एक ऐसी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर ढक ले जिसके कारण हम क्या निकाल सकते हैं, जहां तक वो पृष्ठ है वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध, यानी इस नियम को आप यदि लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान सदैव उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ये गणितीय रूप हो गया। और इसको लिखोगे कैसे, काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। ये तो हो गया गाउस का नियम और ये इसका गणितीय रूप। इसकी एप्लीकेशन क्या कहना चाह रहा है कि एक समान सतही आवेश घनत्व वाली अपरिमित चालक परत, गौर करिएगा यहां चालक वर्ड यूज किया गया, साथ में परत, यानी एक चालक पट्टिका की बात कर रहा है, उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी गई है। बताइए कैसे निकालेंगे, गाउस के नियम का हम मदद लेंगे। आइए गाउस के नियम की मदद लेकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो तो बच्चों देखो, गाउस सर ने क्या कहा कि सबसे पहले उस पट्टिका को जिसके कारण आप क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं, उस पट्टिका को आप एक ऐसी पृष्ठ में ढक ले जो उसको समरूप रूप से कवर करता है। तो एक काल्पनिक पृष्ठ इसके लिए हमें माननी पड़ेगी। तो आप परत है तो बताइए कैसी पृष्ठ हम मान सकते हैं, बंद पृष्ठ कैसी मान सकते हैं। आपको पहले भी मैंने ऐसा उदाहरण बताया था। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बेलनाकार पृष्ठ मान सकते हैं। बेलनाकार पृष्ठ को मानकर आप इस पूरी की पूरी पृष्ठ को क्या कर सकते हो, ढक सकते हो। जैसे इसके लिए मैं इसके लिए एक ऐसी बेलनाकार पृष्ठ ले लेते हैं जो दोनों तरफ से कवर करता है, बीच में ये सीट आ गई, ये समझ लो आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। बीच में सीट है, दोनों तरफ ये बेलनाकार है। हाँ सॉरी मैं एक बार थोड़ा सा गलत बोल गया। यहां पर देखो, गौर करने वाली बात क्या है बच्चों, चालक परत है और चालक परत में क्या होता है, चालक को आवेश देते हैं तो केवल जिधर आवेश दिया उधर ही रहता है। ध्यान रखिएगा, चालक को जिधर से आवेश दिया जाता है आवेश उधर ही रहता है। जैसे आप गौर करिएगा, जैसे आपके पास कोई पेपर है और उस पेपर में वो एक चालक परत है, और वो चालक यानी एक कोई धातु की बनी हुई है, ये एक चालक परत है। और इस चालक परत में जैसे कोई भी चालक है उसको आवेश दोगे तो आवेश उसके पास तो ऑलरेडी बहुत है, बहुत सारी तादाद में इलेक्ट्रॉन है, उसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्यों मिलेगा। यानी एक बस है वो ठसाठस भरी हुई है, अब आप उसको कहोगे भी और सवारी बिठा लो, तो बताओ उसको अंदर जो सवारी बैठी है ना वही नहीं बैठने देगी, कहते ये जगह ही नहीं है, हम परेशान हो रहे पहले से। तो कहने का मतलब है धातुएं होती हैं, चालक होते हैं, उनके पास आवेश की पहले से ही कमी नहीं है, उसको आवेश और देने की आवश्यकता नहीं है, वो लेगा ही नहीं, सारा सारा कहाँ भेज देगा, पृष्ठ पर भेज देगा। यानी बस वाला क्या करेगा, उनको सब कुछ छत पे भेज देगा, तो सारा का सारा पृष्ठ पे आ जाएगा। अब पृष्ठ कौन सी पृष्ठ पे आएगा, वो गौर वाली बात है। यानी एक चालक है, इसको इधर आवेश देंगे तो इधर वाली पृष्ठ पे आ जाएगा, इधर आवेश देंगे तो इधर वाली पृष्ठ पे आ जाएगा। पर ये जरूर होगा कि दोनों पृष्ठ पर नहीं आएगा, इधर आवेश दिया तो इधर वाली पृष्ठ पे, इधर आवेश दिया तो इधर वाले पृष्ठ पर वो आवेशित होगा। कहने का मतलब है दोनों पृष्ठ पर ये वितरित नहीं होगा। तो इसलिए हमने बेलनाकार जो पृष्ठ मानी वो केवल एक तरफ मानी, ध्यान रखिएगा। हमने अचालक पट्टिका के लिए क्या किया था, दोनों तरफ माना था, क्योंकि अचालक के अंदर समाहित होता आवेश, चालक के अंदर नहीं, पृष्ठ पर आता है। तो अब यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस का नियम की सहायता से, गाउस के नियम से
हमारे पास क्या है, ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए बेटे, यहां मुझे क्या क्या चाहिए, यहां मुझे पृष्ठ चाहिए। काल्पनिक जो पृष्ठ है उसमें कौन कौन सी पृष्ठ देखिएगा, एक पृष्ठ ये रही, एक पृष्ठ ये रही, इसको मैं S1 बोल दूं, एक पृष्ठ ये वाली रही वक्राकार पृष्ठ, इसको मैं S2 बोल देता हूं। यदि इस प्लस आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहे तो ये होगी, और यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहे तो ये होगी। यहां पर इन दोनों के बीच में कोण कितना हो गया बेटे, 90 डिग्री। तो θ2 को मैं 90 बोल देता हूं, θ1 कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। यहां पर गाउस के नियम को और इजी बनाने का प्रयास करते हैं। ई वेक्टर डॉट S1 वेक्टर यानी ds1 बोल दो, प्लस ई वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम मान के चलते हैं, सपोज यहां पर कुल आवेश कितना है q, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो s। तो यहां पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा q अपॉन s। ठीक है, तो यहां पर देखिए ई डॉट ds1, ई डॉट ds1, बताइए बेटे ई डॉट ds1 क्या होगा, ई वेक्टर ds1 कोस कितना एंगल है 0, प्लस ई ds2 कितना एंगल है कोस 90। कोस 90 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी होती है, 0 होती है सर। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। ठीक है, बराबर कुल आवेश Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटे ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, तो ये बचेगा, E को बाहर ले लो, ds1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds1 को इंटीग्रेट करते 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 इसकी रेडियस को फैलाते 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 इतना फैला दे कि ये पूरी की पूरी जो सीट है, चालक सीट है, चालक पट्टिका है, वो पूरी की पूरी कवर हो जाए, यानी पूरा पूरा आवेश उसके अंदर समाहित हो जाए। ये गाउस का नियम भी यही कहता है। तो ये ds1 कितना हो जाएगा, E S के बराबर हो जाएगा, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो प्यारे लाडलो ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन S इंटू एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन S को क्या क्या लिख रखा है हमने, सिग्मा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर बच्चों हमसे एक चीज ये भी पूछी इसने कि विद्युत क्षेत्र और आवेश घनत्व के बीच संबंध व्यक्त करने वाला वक्र भी बनाइए। तो देखिए बेटे यहाँ पर हम यदि इसका ग्राफ बनाना चाहें किसके मध्य, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश घनत्व के बीच, तो किस प्रकार होगा, वक्र बनाएंगे तो वो कैसा होगा, इधर मैं ले लेता हूं सिग्मा, इधर ले लेता हूं ई। आप बताइए सिग्मा की जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ई की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, यानी ई बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमेशा नियत राशि है, ये सिग्मा के साथ इस प्रकार चेंज होता है, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये सॉरी डिस्टेंस लिख लो यहाँ पर, डिस्टेंस डिस्टेंस डी। अब देखो ये सिग्मा के साथ पूछना चाह रहा है, तो प्यारे बच्चों सिग्मा के साथ कैसे बनेगा, देखो जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इधर यदि ई की बात करें, इधर सिग्मा की बात करें, तो सिग्मा जब 0 है, सिग्मा जब 0 है तो ई भी 0 है, यानी ई किसके समानुपाती है, सिग्मा के समानुपाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए बच्चों उसको देखने का प्रयास करते हैं। 2023 में पूछा गया है, बताइए वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा है, सिंगल यानी एक सिंगल मार्क का है, एक ही अंक का क्वेश्चन है। आपसे सिर्फ वैल्यू पूछी है कि बताइए विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर
विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, फॉर्मूला आपको मालूम ही होना चाहिए, 2kp/r³। ऐसे ही विद्युत द्विध्रुव के विस्वतीय तल यानी निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, निरक्ष से जो गुजरने वाला तल है उसकी बात कर रहा है ये, निरक्ष से गुजरने वाला तल यानी विस्वत रेखा से गुजरने वाला जो तल है उसे विस्वतीय तल बोलेंगे। और उस तल में यदि कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। ये इस तरह से क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है 10, 15 और 24 में। ऐसे ही इसी से संबंधित विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि इस द्विध्रुव को रखा जाता है तो बताइए इस पर बल आघूर्ण का मान क्या होगा। और ऐसे ही विद्युत द्विध्रुव पर आधारित एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि इसको साम्य अवस्था में थीटा 0 से यानी 90 से 180 तक घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ता है। यानी विद्युत द्विध्रुव से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, अलग अलग साल के अंदर आए। आइए बच्चों, इसको हम एक सिंगल टॉपिक के अंदर कवर करने का प्रयास करते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या है, निरक्ष यानी विस्वतीय तल पर क्या है विद्युत क्षेत्र का मान, साथ ही इसके कारण यदि इसे हम एक विद्युत क्षेत्र में रख दे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दे तो बल आघूर्ण का मान कितना है, और बल आघूर्ण है तो डेफिनेटली वहां पर कार्य भी होगा तो कार्य का मान भी कितना है। ये सारा का सारा टॉपिक हम एक ही सिंगल टॉपिक के अंदर हम कवर करने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, गौर से समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखी है, विद्युत द्विध्रुव मात्रा में समान आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी है। वहां पर आप ऐसे ना लिखें कि अल्प दूरी पर रखें, आप सीधी सी बात ऐसे कह सकते हैं कि दो समान आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो ऐसे निकाय को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। डायपोल यानी दो पोल, यानी दो आवेश है। ध्यान रखिएगा, दोनों आवेश की प्रकृति क्या है, विपरीत है, मात्रा समान है। एक एक कूलाम है तो एक प्लस कूलाम, एक माइनस एक कूलाम है। ऐसे दो दो कूलाम है तो एक +2 कूलाम, एक -2 कूलाम। ठीक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है। वो आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल किसके तुल्य होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के, यानी आवेश Q गुणा आवेश के बीच की दूरी। यदि हम 2a ले लें, जैसे एक +Q आवेश -Q आवेश, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a, तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, P = Q गुणा 2a। ये हो गया इसका द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक लिखना चाहें तो आवेश को कूलाम से लिखा जाता है, दूरी को हम लिखते हैं मीटर से, कूलाम गुणा मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। बीमा भी आप लिख सकते हैं, पूछी जाएगी तो। आइए तो बच्चों, हम इसकी अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न करना चाहते हैं। शुरू करते हैं। देखो, हमारे पास दो आवेश हैं विपरीत प्रकृति के, दोनों को हम अल्प दूरी पर रखते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि सपोज ये 2a दूरी है, यहां पर मैंने इनको रखा है, एक +Q आवेश को रखा है, एक -Q आवेश को रखा है। दोनों के बीच की दूरी जो है ये 2a है। ठीक है। इसका केंद्र ये है और इसके केंद्र से मैं ये मान के चलता हूं कि सपोज ये जो दूरी है, यहां से कोई बिंदु है, इसकी दूरी, यहां पर कोई बिंदु है, इसकी दूरी, इसको मैं बोल देता हूं केंद्र से, सपोज ये दूरी कितनी है, r है। ठीक है। यहां पर कोई बिंदु है, इसको पॉइंट कुछ भी आप जैसे a बोल दो, चलो कैपिटल A। ठीक है। इस बिंदु A पर हम विद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं। ठीक है। इसके द्विध्रुव के केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, r है। अब बच्चों आप ये बताइए कि इस दोनों आवेशों से, दोनों अलग अलग आवेशों से ये दूरी कितनी कितनी है। ठीक है। आइए प्रयास करते हैं। जैसे +Q आवेश से ये दूरी कितनी है, ऐसे ही इस -Q आवेश से ये दूरी कितनी है, ये दोनों चीजें बताइए कितनी कितनी है। चलो, जैसे ये पूरी की पूरी दूरी, ये A है, ये A है, यानी ये भी A, ये भी A, यहां से पूरी
आर प्लस क्या हो जाएगा, ए। आर प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बच्चों ये क्या हो जाएगी, पूरी आर है, इसमें से ए माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम क्या जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, यदि हमारे पास आवेशों का निकाय है तो उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर जहां पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाहते हैं, क्या कर दो, उन दोनों का एक सदिश योग कर दो। तो आइए बच्चों, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के कारण के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दिशा क्या बोलेंगे, यहां हम परीक्षण आवेश रखेंगे तो इसकी दिशा को हम प्लस से माइनस की ओर यानी ए की ओर, इसको ऐसे बोल दो, ए की। दूसरी बात, माइनस क्यू आवेश के कारण सेम टू सेम चीजें हैं, ई माइनस बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस ए की ओर, जस्ट अपोजिट, माइनस ए की ओर। ठीक है बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत से यहां लिखोगे आप, अध्यारोपण के सिद्धांत से E प्लस माइनस ई माइनस दोनों का सदिश सम। अब हम यहां जोड़ने का प्रयास करें तो ये के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि दोनों को मैं कंबाइन कर लूं तो एक तो है प्लस, एक है यहाँ पर माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना माइनस। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए की और यहां हम लघुत्तम ले ले तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, के क्यू बाहर आ जाएगा। ये सिंपल सी चीजें हैं, ये तो आप कर सकते हैं। लघुत्तम का पार्ट आपने खूब किया होगा, ए की। अब आगे बच्चों, ये तो आ गया कुल विद्युत क्षेत्र, कहां पर, ए पर, दिशा भी है साथ साथ में। चलो तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई ए सदिश बराबर के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 बट्टे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों की घात सेम है, तो अब दोनों को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं। ये 9th क्लास में आपने गणित की जो है प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बीज गणित में, ऐसा घात वाली। अब बच्चों यहां से आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, दोनों को एक साथ जोड़ दो, के क्यू -2 यानी माइनस का 2 इंटू 2 2 बाहर ले लेते हैं और इसको आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया ई ए सदिश। अब देखो ये माइनस ए की और यहां से 2 क्यू माइनस में बाहर इधर ले आता हूं, क्यू इंटू क्यू के साथ में ले आऊं 2a और आर को आगे रख दूं और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे। ये है ए की ओर। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करें, तो देखिए
ई ए क्या आ गया हमारे पास, ई ए बराबर, माइनस को मैं आगे ले जाता हूं, के क्यू गुणा 2a आर, साथ में 2 यहां पर है, माइनस को मैं यहां ले गया माइनस ए की ओर, और बट्टे में क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यू गुणा टी ए को, क्यू देखो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, अभी पढ़ के आए हम, आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी। दिशा है, एक सदिश राशि है, ये हमेशा किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। दूसरी तरफ से ये बोला जाए कि ये माइनस से प्लस यानी माइनस ए की ओर भी बोल सकता हूं मैं इसको, माइनस ए की ओर। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q गुणा 2a माइनस ए की ओर। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, P सदिश। तो देखिए यहां रख दे, ई सदिश, ई ए सदिश बराबर 2k Q इंटू 2a, Q इंटू 2a माइनस ए की ओर को क्या बोल दो, P सदिश, P सदिश गुणा R बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया अपना डेरिवेशन विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का। अब यहां पर हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगा सकते हैं, यदि R का मान क्या हो, R का मान A से ज्यादा हो, तो आर स्क्वायर जो ए स्क्वायर से बहुत बहुत ज्यादा होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य, यानी इसको हम हटा सकते हैं। इसको हटा सकते हैं मतलब ये कहां पर है, ये रहा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ई ए सदिश बराबर 2k पी सदिश आर बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की घात 4, एक घात कट गई, कितने बच गए 3। तो ई ए सदिश कितना हो जाएगा बच्चों, 2k पी सदिश बटे आर क्यूब। यही था क्या अपना, जो मैंने आपको पहले बताया था, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। ऐसे ही बच्चों हम अब निकालना चाहते हैं निरक्ष पर। आइए निरक्ष पर देखने का प्रयास करते हैं बिना देरी किए। हमारे पास वही एक विद्युत द्विध्रुव है और उसके कारण हम उसके निरक्ष पर क्या निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं। यानी वही प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पर हमने बना दिया एक, ये इसकी एक निरक्ष विश्वतीय तल है। यहां पर कोई पॉइंट ले लिया, अब इससे ये दूरी बोल देता हूं R1, इससे ये दूरी कितनी है, ये दोनों दूरियां जो है इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, ठीक है। इसके जो केंद्र से दूरी है ये वाली, ये R बोल देते हैं। इसके केंद्र से जो बिंदु A की दूरी है इसको B बोल दो, चलो पहले वाले को A बोला था, यहाँ B बोल दो। यानी बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र हम निकालना चाहते हैं जो निरक्ष पर स्थित है, और उस बिंदु B पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो दोनों आवेशों के कारण पहले तो दूरी पता करें, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण हमें क्या क्या चाहिए, आवेश तथा दूरी चाहिए। परीक्षण आवेश हमने यहां रख दिया। तो अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गौर करने वाली बात बच्चों यह है कि इसके कारण, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, इसको मैं ई प्लस बोलता हूं। माइनस के कारण इधर ई माइनस। चलो पहले देखते हैं, ये एंगल यदि थीटा है
तो यहां इन दोनों का क्या होगा, एक कॉमन इधर फैक्टर निकलेगा, एक कंपोनेंट निकलेगा, घटक निकलेगा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ई प्लस का ये वाला घटक क्या हो जाएगा, ई प्लस कोस थीटा। ऐसे ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, और ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये एंगल थीटा है, तो इस माइनस वाले के कारण भी क्या आ जाएगा, ई माइनस कोस थीटा। ई माइनस कोस थीटा, ये ई माइनस साइन थीटा, ये, और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, ई प्लस साइन थीटा। चलो बच्चों, ये तो हो गए इसके घटक। शुरू करते हैं एक एक, वन बाय वन। सबसे पहले बताओ ई प्लस का मान कितना होगा। ये हम पता करना चाह रहे हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर स्थित बिंदु बी पर, निरक्ष पर स्थित बिंदु बी पर। सबसे पहले बताओ ई प्लस का मान कितना है। ई प्लस का मान क्या होगा, के क्यू प्लस, दूरी कितनी है, R1 का स्क्वायर, दिशा क्या है, ऊपर की ओर, कंपोनेंट अपने बाद में कर लेंगे। चलो एक बात, ठीक। ऐसे ही ई माइनस बताओ, के क्यू बटे R2 स्क्वायर। बताओ R1 की वैल्यू कितनी है, ये A है, ये भी A है, ये R है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट, ये R है, ये A है, तो R स्क्वायर प्लस, मतलब R1 किसके बराबर है, R2 के। तो कहने का मतलब है R1 R2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब, वैसे भी इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर है। चलो, तो कहने का मतलब है E प्लस का जो मान है वो किसके बराबर है, E माइनस के मैग्नीट्यूड। दोनों का जो मान है वो तो बराबर, पर समस्या कहाँ है, दोनों के घटक करने पड़ रहे, घटक करने पड़ रहे हैं। E प्लस का घटक किया, इस दिशा में घटक E प्लस कोस थीटा, इधर वाला E प्लस साइन थीटा। E माइनस का किया, E माइनस कोस थीटा, E माइनस साइन थीटा। E प्लस और E माइनस दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं साइन थीटा दोनों बराबर ही है। तो ये वाले घटक है, जो लंबवत घटक है, वो तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चों, कैंसिल आउट कर रहे हैं। दोनों बराबर है, विपरीत दिशा में तो कैंसिल हो रहा है, परंतु जो प्लस वाले घटक है वो आपस में जुड़ रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, देखिए E बराबर, ध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों एक ही तरफ है, तो E प्लस कोस थीटा, और E माइनस दोनों बराबर ही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दोबारा भी, E प्लस कोस थीटा। तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2E प्लस कोस थीटा। चलो जी, E प्लस का मान कितना है ऊपर वाले समीकरण से, के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कोस थीटा का मान कितना है बताइए, थीटा के सामने लंब, ये आधार, और ये कर्ण। कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा बटू, आधार तो यानी A, कर्ण यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी घात एक, इसकी घात आधी, एक आधी कितनी होगी, बेस दोनों के सेम है, तो इसको बेटे ऐसे लिख सकते हैं ना, के क्यू इंटू ए बटे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 3/2 लिख सकते हैं। ये साथ में 2 भी है, तो 2 को मैं इसके यहां लिख देता हूं, Q इंटू 2A बना देता हूं, जिससे मेरा वो काम भी हो जाए। दिशा कौन सी है, प्लस से माइनस की ओर, +2 माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब यहां देखिए, यहां हम और थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, यहां दिशा वाला और Q इंटू 2A को हम एक साथ प्रयास करते हैं। P जो सदिश होता है उसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर, तो यहां पर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं Q इंटू 2A माइनस के साथ, और इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर, ऐसे बोल सकते हैं ना भाई, प्लस से माइनस की ओर दिशा है, इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी, है ना, माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी, तो P सदिश क्या हो जाएगी, P सदिश तो माइनस से प्लस की ओर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। यानी यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस के
p सदिश बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा ई सदिश। कौन से बिंदु पर? बी पर। अब बेटे यहां हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या लगा सकते हैं? कंडीशन देखिएगा। कंडीशन हम लगा सकते हैं कि कंडीशन ये लगाए बेटे कि यदि r का मान, जैसे हमने वहां किया था वही कंडीशन यहां पर लगाना है। यदि r का मान a से ज्यादा है तो r स्क्वायर का मान a स्क्वायर से बहुत बहुत ज्यादा होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य मानने पर EB सदिश क्या हो जाएगा बेटे? EB सदिश हो जाएगा माइनस के पी सदिश बटे आर स्क्वायर की घात 3/2। तो इसको मैं ऐसे सीधा सीधा लिख दूं घात 3, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा घातांक नियम से, और हमारे पास ये फॉर्मूला बच जाएगा। यानी हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि ई अक्ष पर समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है केंद्र से, वो यदि समान दूरी पर निरक्ष पर स्थित है तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो कौन सा ज्यादा होता है? अक्ष वाला दोगुना होता है। किसका? निरक्ष का। दिशा की बात करें तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस पी सदिश आता है। उसमें प्लस पी सदिश आता है। वो पी सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र था, ये माइनस पी सदिश की दिशा में विद्युत क्षेत्र अपने को मिलता है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़े बच्चों। चलो एक लास्ट टॉपिक और बचा है कि यदि इसी विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दे तो क्या होगा? चलो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि हम यदि इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो क्या होने वाला है? ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसका पहचान क्या है? इन लाइनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। तो ये एक समान हमने बना दी है। अब यहां पर मैं एक द्विध्रुव रख देता हूं। एक द्विध्रुव को मैं यहां पर रख देता हूं। यहां पर एक द्विध्रुव को रख दिया है। यहां पर मैंने रख दिया है बेटे प्लस क्यू, यहां पर रख दिया माइनस क्यू, और ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। यदि इसको मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने एंगल पर रखा है? थीटा कोण पर रखा है। अब बताइए इस प्लस क्यू पर किधर बल लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना बल लगेगा? क्यू ई। माइनस पर किधर लगेगा? इसकी विपरीत दिशा में कितना लगेगा? माइनस का क्यू ई। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि ये दोनों जो बल है इनका मान कितना है? एक प्लस क्यू ई, एक माइनस क्यू ई। दोनों का मान तो बराबर है परंतु दिशा, ये एक इधर है एक इधर है। इसका मतलब कुल बल कितना है? 0। बिल्कुल 0। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर गौर करना है कि इनकी क्रिया रेखा एक यहां पर विपरीत दिशा में लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ऐसे देखो, एक जैसे आपके पास एक नोटबुक है, उसका एक पेपर ऊपर का एक पेपर नीचे का, तो दोनों के ऊपर आप बल लगाओगे तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पर स्लिप कर जाएंगे। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, ये स्लिप करने का प्रयास करेंगे। अब स्लिप करके ऐसा तो है नहीं कि ये ऊपर वाला फिसल के आगे चला जाएगा, नहीं, ये क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा। जैसे अपने कान को पकड़ो, आप एक कान को आगे ले जाओ और एक को पीछे ले जाओ तो मुंडी रोटेट करने लग जाएगी। कहने का मतलब ये घूमने लग जाएगा। और घूमते समय आपको मालूम है, घूमते समय जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। तो वही तो हमसे पूछना चाह रहा है। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, बल, जो बल लगता है वह है, साथ ही साथ लंबवत दूरी। किससे? जहां से ये बल लगता है। यानी ये लंबवत दूरी आपसे पूछ, दोनों बलों के बीच की, सॉरी, ये लंबवत दूरी हमसे ये पूछना चाह रहा है, ये दूरी। तो ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने लंब है। ये कर्ण कितना मालूम है? सपोज ये 2a है, तो 2a लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो इसको मैं बोल सकता हूं 2a साइन थीटा। ठीक है। इसको भुजा का नाम वगैरह आप देना चाहो तो वैसे जरूरत है नहीं, हम यहां सीधा लिख सकते हैं। चूंकि क्या लिखोगे? लैंग्वेज क्या लिखोगे? चूंकि कुल बल, परिणामी बल 0 है तथा
बलों की क्रिया रेखा विपरीत है, अलग अलग है और दोनों प्रबल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसलिए वह द्विध्रुव घूमने लगता है और इस पर लगने वाला बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण को लिखा जाता है टाव से, बल गुणा आघूर्ण भुजा, बल गुणा आघूर्ण भुजा। बल कितना है बच्चों, नेट बल है QE, आघूर्ण भुजा कितनी है 2A साइन थीटा। ठीक है, Q के साथ 2A रख लो, Q इंटू 2A E साइन थीटा, इसको मैं क्या बोल दूं PE साइन थीटा, ये है टाव। ठीक है, टाव बराबर PE साइन थीटा, टाव बराबर PE साइन थीटा। साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये तीनों ही सदिश है, तो P सदिश क्रॉस E सदिश, ये हमारा हो गया बल आघूर्ण। तो ये एक चैप्टर, एक टॉपिक ये कंप्लीट होता है कि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल आघूर्ण का मान कितना होता है PE साइन थीटा। इसी प्रकार इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, कितना कार्य होगा, है ना, तो कार्य का भी इसी के साथ ही निपटा देते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा कर लेता हूं, जिससे कोने में आ जाएगा। तो हम इस, यानी आपको मालूम है कि एक द्विध्रुव है और इस द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो डेफिनेटली उसे कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, तो वो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो घूमने के लिए किया गया कार्य, द्विध्रुव को घूमने के लिए किया गया कार्य W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन। अब यहां बल आघूर्ण है यानी घूमने वाला बल है, और घूमते टाइम पे यानी घूर्णन गति के दौरान जो बल लगता है उसे कहते हैं हम बलाघूर्ण, और घूमते समय जो विस्थापन होता है उसे हम कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो यहाँ पर कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों, टाउ डी थीटा, थीटा कहां से θ1 से θ2, टाउ का सूत्र क्या पढ़ा हमने PE साइन थीटा, तो उसको हम यहाँ रख देंगे। आप सभी बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, आप इसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे, तो समाकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है W इक्वल टू PE को बाहर ले आइए, साइन थीटा का समाकलन बताइए, साइन का होता है माइनस का कोस, θ1 से θ2, PE इसका हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, माइनस को मैं बाहर ले आता हूँ, θ1 से θ2 इसकी लिमिट लगा दें तो ये हो जाएगा माइनस PE कोस θ2 माइनस कोस θ1, माइनस को फिर अंदर ले जाइए, ये PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये है वह कार्य। कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी यही है, U लिख के आप बोल सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है 90 जो है 90 को हम फेवरेबल मानते हैं, वहां से इसको घुमाना आसान होता है, इसलिए पहला कोण जो है उसको 90 बोल दो, θ1 को यदि यहाँ स्थिति है, स्थिति θ1 यदि 90 है और θ2 कितना है थीटा है, तब W कितना हो जाएगा PE कोस 90 की वैल्यू 0 कोस थीटा, तो ये हो जाएगा PE कोस थीटा माइनस के साथ, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं W इक्वल टू, यानी ये किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है PE कोस थीटा माइनस के साथ।
u बराबर माइनस पी सदिश डॉट ई सदिश, पी सदिश डॉट ई सदिश। ये रहा हमारा कंप्लीट डेरिवेशन द्विध्रुव का। तो प्यारे बच्चों, आपको मजा आया होगा, आनंद आया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसमें पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलने वाले हैं दूसरा जो विद्युत विभव है और साथ में धारिता वाला टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत भरमार होने वाली है, उनको हम डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको हूबहू कॉपी के अंदर उतार के आना है, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है, ये मेरा वादा है। जय हिंद, नमस्कार।